राजस्थान में हम वैसे तो त्योहारों के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति का पारा लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। आज ईडी की कार्रवाई के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और देश के केंद्रीय जल मंत्री ने एक-एक करके जिस तरह की बयानबाजी की है और उसके बाद चुनावी माहौल में इसका जो असर है, उस पर अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी से, सुरेश चौधरी जी कांग्रेस से, प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार और गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल होंगे इस चर्चा में। शुरुआत मैं सुरेश चौधरी जी से करना चाहूंगी क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के बेटे को भी सम्मन जिस तरह का ईडी की तरफ से नोटिस मिला है और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया है, बहस को आप सबके साथ चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप सबको सुनाते हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री ने आज क्या बोला, गोविंद सिंह डोटासरा का क्या रिएक्शन रहा और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस के सामने क्या कुछ कहते नजर आए। मुझे लगता है टीम का ध्यान दूसरी तरफ चला गया है, वो बाइट्स तैयार करें और आप लोगों को सुनाएं। उससे पहले मैं सुरेश चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। सुरेश चौधरी जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया है और साफ कहा है कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर राजनीतिक दुर्भावना से काम हो रहा है, लेकिन जो नोटिस मिला है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है और ईडी ने जब गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर जब पहुंचे हैं और वहां पर जो पूरी पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, जिस तरह से आरपीएससी में जो कुछ धांधली सामने आई है, उसके बाद अगर ईडी कार्रवाई करती है तो चुनावी माहौल हो या फिर कोई और समय क्या फर्क पड़ता है? मीना जी, फर्क तो हर चीज का पड़ता है, लेकिन जिस रूप में एक पार्टी की, एक नेशनल पार्टी जो 150 साल पुरानी पार्टी है, उसके प्रदेश के अध्यक्ष के यहाँ ईडी की रेड डालना बुरा नहीं है, ईडी आए वो बुरा नहीं है, लेकिन कोई ईडी सूचना तो देगी, नोटिस तो देगी, कार्रवाई करने की सूचना तो देनी चाहिए ना। ये तो कानून संगत बात है ना। कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं देना, ईडी की टीम आ जाना और माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र वैभव गोयल जी को कल नोटिस देना और आज 11 बजे दिल्ली बुलाना, तो ये एक तरह की ये तानाशाही नहीं है, पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं है, दबाव की कार्रवाई नहीं है, तो इसको और अपन क्या कहेंगे भाई। ये ईडी यही थी, गोविंद डोटासरा जी यही थे, वैभव गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, हम सब यही तो थे। ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में इनकी नींद कैसे खुली? और चुनाव के बाद ये चुनावी प्रक्रिया 1 महीने के निकल जाएगी, उसके बाद में कहां चले जाएंगे? ईडी तो है ही ना, ईडी की टीम। लेकिन जिस रूप में चुनाव के टाइम पे सक्रिय होना और हमें कांग्रेस पार्टी के को परेशान करना, हम इस टाइम पे टिकटों की प्रक्रिया चल रही है उसमें डिस्टर्ब करना, मोरल डाउन करना, ये इनका काम है। लेकिन सच्चाई को आंच नहीं, सत्यमेव जयते, ठीक लिखा है। और हम हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, इनसे पीछे हटेंगे नहीं, ये जितनी कार्रवाई करनी है वो कर ले, जो भी कार्रवाई करेंगे सच्चाई को आंच नहीं होती। और मैं कह रहा हूं कि हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने चलती कार्रवाई के बीच में, क्योंकि हमारे वर्कर को ठेस पहुंची है, हमारी पार्टी के लोगों को ठेस पहुंची है, हमारे पार्टी के लोग भावुकता बस सारे वहां आ गए, लेकिन उन्होंने कहा है शांति बनाए रखनी है, किसी को कोई नारे नहीं लगाने हैं, कार्रवाई में कोई विघन नहीं डालना है, मुझसे जितनी बात करेंगे, जितनी बात पूछेंगे, मैं सारा जवाब दूंगा, कार्रवाई में इनका सहयोग करूंगा। पहले भी अपने स्पीच में गोविंद डोटासरा जी बार बार कहते रहे। लेकिन मीना जी, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी का केंद्र सरकार द्वारा इस तरह से इस्तेमाल करना, पहले राहुल जी के लिए कितना परेशान किया, कुछ नहीं निकला। आज इतने नेताओं के डाल रहे हैं, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा।
लेकिन जिस रूप में ये तानाशाही रवैया अपना के और जो कार्रवाई चल रही है, एक तरफा कार्रवाई करना, कहां की चीज कहां उठा के कहां जोड़ देना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बौखला गई है, घबरा गई है। राजस्थान की जनता कांग्रेस को वोट देने जा रही है, कांग्रेस को जिताना जा रही है, कांग्रेस की पुनः सरकार आ रही है, इससे बीजेपी घबरा रही है। अभी तो केवल 2 राज की बात की है, दो बात की है, अभी तो हमें 7 बात मुख्यमंत्री जी को और देनी है। तो ये 5 बात 7 बात की घोषणा और नहीं है, उससे पहले ये डालना, इससे हम फेस करेंगे। और जिस रूप में हमारे नेताओं के साथ करें, पूरा कांग्रेस का नेतृत्व है उनके साथ एकजुट होकर खड़ा है। जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कांग्रेस एक है, कांग्रेस के प्रति लोगों की संवेदना भी बढ़ेगी अगर ईर्ष्या से, अगर बदले की भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से काम किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता? मीना जी, आज बड़ा शुभ दिन है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे से पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख भी आ गई है। इसलिए हमारे सभी मित्रों के लिए बहुत शुभ दिन है आज कि राम मंदिर बनाने की तारीख भी आज आ गई है। सबको बधाई भी देता हूँ। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा ईडी, सांच को कहीं भी मीना जी आंच नहीं होती है, सच्चाई होती है, सच्चाई सामने आएगी। और मैं कह रहा हूं खुश होना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को, ईडी का स्वागत करना चाहिए। सोना जब तप के निकलता है तो कुंदन बन जाता है। अगर सच्चे हैं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो बढ़िया है ना, स्वागत करिए आप ईडी का। आप कहिए ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात की, पहले सूचना नहीं की, सूचना देकर के आना चाहिए। मीना जी, कभी आपने सुना इनकम टैक्स का किसी का छापा पड़ता है पहले सूचना करते हैं कि हमारे आप तैयार रहना? ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर होता है, कानून का प्रोसीजर होता है, किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, कानून का प्रोसीजर होता है। उस कानून के प्रोसीजर का पालन करके, और जिस प्रकार से राजस्थान में ईडी की कार्रवाई में सोना निकला है, जिस प्रकार से रुपए निकले हैं, तो ये बात सही कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो रहा है, लेकिन राजस्थान का युवा खुश हो रहा है, जिसने 4.5 साल तक इन पेपर लीक के प्रकरणों को झेला है, देखा है। और उन युवाओं के अभिभावक भी खुश हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है न्याय मिलेगा। और न्याय मिलना चाहिए राजस्थान के युवाओं को। अगर किसी ने गड़बड़ी की है, अगर किसी ने अन्याय किया है, अगर कोई शामिल है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, एक खत्म कर लेता हूँ। न्याय मिलने में देर तो नहीं हो गई? आज मैं इसी बात मैं इसी बात पेपर लीक प्रकरण को कितना समय निकल गया? मैं इसी बात पे रहा हूँ मीना जी, मैं इसी बात पे रहा हूँ। कोई भी एजेंसी बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना तथ्यों के किसी के भी ऊपर हाथ नहीं डाल सकती है। आप ये मान के चलिए, जिस प्रकार से राजस्थान में जल जीवन मिशन में जो कुछ भी तथ्य सामने आए हैं छापों के बाद में, ये राजस्थान का हर मतदाता, हर नागरिक जानता है और मिल रहा है। नहीं मिले तो हमारे कांग्रेस के मित्र की बात को समझता हूँ, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, आप अगर सच्चे हैं, दूध के धुले हुए हैं, तो नीट एंड क्लीन निकल जाएंगे, कहां दिक्कत है। लेकिन घबराइए मत। एक सेकंड खत्म करता हूं, एक सेकंड में खत्म करता हूं। अभी हमारे मित्र ने घोषणाएं और गारंटी की बात की। करते हैं, कांग्रेस घोषणा करके तो चुनाव जीतती है, शर्तें तो बाद में लगाती है। किसान कर्ज माफी पे राजकुमार जी ने कहा था राजस्थान के अंदर 1 से 10 गिनूंगा तो कर्जे माफ हो जाएंगे, लेकिन बाद में शर्त लगाती राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं होगा। ऐसे ये टर्म्स कंडीशन ओपीएस में भी इन्होंने यही किया, घोषणा पहले करते हैं, टर्म्स कंडीशन बाद में लगाते हैं। और राजस्थान की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को बिल्कुल समझ गई है, बिल्कुल समझ गई है। रोहित, आपका कहना है कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी घबराई हुई है, और क्योंकि चुनाव इसीलिए घबराई हुई है कि रात को 1 बजे आरपीएससी के मेंबर वही पार्टी नियुक्त करती है जिनको वापस आने का भरोसा नहीं है, कि वापस हम नहीं आने वाले हैं, सरकार जाने वाली है। इसलिए मौका है, आरपीएससी के मेंबर रातों रात बना दो। 1 महीने इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि सरकार नहीं आने वाली है। ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार आने वाली नहीं है। अगर आने का विश्वास होता
तो रात को 1-1 बजे आरपीएससी के मेंबर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये लोग नहीं बनाते, 1 महीना इंतजार कर लेते। क्या है, वापस सरकार आ रही है, बना लेंगे। अभी मुद्दे पे बने रहते हैं। मुद्दा ये है कि आज ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसका क्या चुनावी असर संदेश जाएगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। राजीव जैन जी जिस तरह से ये जो कोशिश है, ये जो ईडी का प्रयास है, ये जो ईडी की कार्रवाई है, दो कांग्रेस के पक्ष में एक तो नैरेटिव ये बनेगा कि कांग्रेस पार्टी को चुनावी जब पूरी तरह बिसात बिछी हुई है उस समय बीजेपी राजनीतिक दुर्भावना से ये काम कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को संवेदना मिलेगी। और दूसरा नैरेटिव कि बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार जितना हुआ है उसका पूरा हिसाब होगा, तो कांग्रेस का सफाया करेगी जनता, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक के बाद एक किस्से सामने आए हैं। सवाल ये उठता है राजीव जैन जी कि जनता कौन से नैरेटिव पे विश्वास करे, कहां जाए, कौन से रास्ते पर चले। देखिए मीना जी, जनता का जो फैसला आएगा वो तो 3 दिसंबर को आ जाएगा। ये अभी कांग्रेस और भाजपा के जो प्रवक्ता अपनी अपनी बात कर रहे थे वो अपने राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से एन चुनाव के मौके पर ईडी की इस तरह की कार्रवाई होना, तो मुझे भी कई बार लगता है कि इससे कहीं कांग्रेस को सहानुभूति तो नहीं मिल जाए। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को सहानुभूति मिल सकती है इन छापों से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि काफी युवाओं को, जो विपक्षी दल जो भाजपा है उसको मुद्दा बनाती रही, ये कार्रवाई हुई, और ये जांच एजेंसियों को कार्रवाई भी एन चुनाव के मौके पे करना कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में तो लाता ही है। जैसे कि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता ने भी बताया कि ये कार्रवाई 2 महीने पहले भी हो सकती थी, 1 महीने पहले भी हो सकती थी, या 2 महीने बाद भी हो सकती है। ये सब नेता यही है, एजेंसी भी अपना काम कर सकती है, बाद में भी कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे सहानुभूति कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। अब कांग्रेस ने, जैसे पेपर लीक के मामले को लेकर कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी पे पेपर लीक में कहीं शामिल होने का, लेकिन यह अंदेशा था। अभी पिछले दिनों ईडी ने 15-20 दिन पहले शायद सीकर में कलाम इंस्टीट्यूट पे छापेमारी की थी, तो छापेमारी का कहीं ये उसके बाद जो जानकारी आई, जो मेरी सूचना है, मैं मेरी सूचना के हिसाब से बता रहा हूँ कि कलाम इंस्टीट्यूट पर जो छापेमारी की गई उसमें जो जानकारियां सामने आई, तो उसमें कहीं ना कहीं लिंक ऐसा निकला कि उसमें उस इंस्टीट्यूट में, संस्थान में भागीदारी गोविंद सिंह डोटासरा के परिजनों की है या उनके मिलने जुलने वाले एक पुलिस अधिकारी की पत्नी उसके संचालन करता है, ये एक जानकारी है। तो उसमें कहीं जो फोन, जो चीजें हैं जो एजेंसी के सामने आई होंगी, उस आधार पे आज गोविंद सिंह डोटासरा उनसे जुड़े हुए लोगों पर ये छापेमारी की गई। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर छापेमारी करना और एन चुनाव के मौके पर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को भी जो सम्मन जारी किया गया, वो कोई मुद्रा अधिनियम के तहत या उसमें अधिनियम में किया है, तो उनसे पूछताछ की गई, तो ये भी एक संदेह के घेरे में डालता है। एन चुनाव के मौके पर अब अधिसूचना हमारे यहाँ 30 तारीख को जारी हो जाएगी, नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे, तो ये राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। ऐसे मौके पर ये करना, तो ये एजेंसी को भी संदेह के घेरे में करता है। तो निश्चित रूप से एजेंसियों को भी पूरा एक सोच समझ के या पुख्ता सबूतों के साथ सामने आना चाहिए कि उनके पास इतने सबूत हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा एजेंसी के पास सबूत है या नहीं, ये तब पता चले जब एजेंसी इस पर कोई किसी तरह का स्टेटमेंट जारी करे या उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए। आज मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई है, मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई है राजीव तिवारी जी, उस मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई को लेकर अभी पिछले सप्ताह जब दिल्ली गए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा था दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कि उन्होंने ईडी के डायरेक्टर से और तमाम जो एजेंसीज के चीफ से समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। आज मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, उससे क्या संदेश जाता है राजीव तिवारी जी? अपना ऑडियो ऑन करिए सर, इसके बाद में गोविंद जी आपके पास आती हूँ सर। ईडी ने आज जो भी कार्रवाई करी है डोटासरा जी के यहाँ, हुडला जी के यहाँ, और जो नोटिस दिया है वैभव गहलोत को फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत, तो और
समय भी इतना दिया है कि कल आके पेश हुई है। तो उसके बाद जो गहलोत जी की प्रतिक्रिया आई है वो स्वाभाविक है। कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ अगर इस तरीके की इस मौके पर, चुनाव के मौके पर कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद जो गहलोत जी का जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया एक्स पे और प्रेस के सामने दी है, वो दोनों ही वाजिब है एक तरीके से। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि या तो जैसा अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि 1 महीने पहले कार्रवाई कर लेते, 1 महीने बाद कार्रवाई कर लेते, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के पास हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन 1 महीना पहले करो, 1 महीने बाद में करो, क्योंकि सबूत कभी भी कहीं भी उनसे छेड़छाड़ हो सकती है या उसको मिटाया जा सकता है। तो चलिए, ईडी की कार्रवाई को हम वाजिब मान लेते हैं, लेकिन ईडी को भी फिर ये चाहिए कि जो भी कार्रवाई हो उसको वो पब्लिकली सामने लेके आए। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कहीं कार्रवाई करता है और महीने भर तक कुछ पता ही नहीं पड़ता कि कितनी रिकवरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसको भी चाहिए, अगर वो कार्रवाई कर रही है तो वो मौका तो ऐसा है ना कि एक राजनीतिक दल के जीवन मरण का सवाल है, तो उसको उसका वो देना चाहिए कि भाई हाँ, हमने आज कार्रवाई करी, हमको ये सबूत मिले, हमको ये, तो वो उसको पब्लिक करना चाहिए। अगर ये उसको छुपाते हैं तो फिर संदेह के घेरे में जांच एजेंसी भी आती है। जैसे आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव के समय शिव कुमार के यहाँ और दूसरे नेताओं के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई थी, हिमाचल प्रदेश में हुई, तो उसकी सहानुभूति लहर फिर क्या है कि जिस दल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसको मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है, क्योंकि जनता भी देखती है कि भाई ऐसे मौके पे अब किसी के घर शादी है और उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाए कि साहब आपने बर्तन कहाँ से खरीदे, जेवर कहाँ से खरीदे, ये टेंट इतना बड़ा लगाया, कहाँ से लगाया। अरे भाई, आप शादी तो हो जाने दो, या शादी के पहले आप उसके यहाँ छापा मारो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ऐसी सारी कार्रवाई जो है उसमें केंद्र की भूमिका भी और जांच एजेंसियों की भूमिका को भी संदेह के घेरे में लेके आती हैं। तो अब कुछ ऐसा नियम या संसद से ही कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जांच एजेंसियों को भी जवाबदारी तय होनी चाहिए कि भाई आप किसी के यहाँ जाके कार्रवाई कर रहे हो तो या तो उसको आप समय दो, समय नहीं दे रहे हो, आपके पास समय की वो नहीं है कि आपको तत्काल कार्रवाई करनी है, तो वो कार्रवाई में क्या मिला उसको सामने इसका रखा कुछ जाए, आपको पब्लिक को या आम जन को उसकी जानकारी देनी चाहिए, देनी जिससे कि चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जिससे कि जांच पारदर्शिता एजेंसी की दिखे। भी प्रतिष्ठा बनी रहे, उसकी भी जो निष्पक्षता है उस पर भी कोई सवाल ना उठे, और केंद्र सरकार की जो मंशा है या जो उनकी कार्रवाई है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा उसका हो पता सके, चले और उस पर चुनावी माहौल में दुर्भावना के आरोप भी न लगे। आज से आरोप भी नहीं 10-12 लगे। साल पहले 10-12 साल पहले सीबीआई को तोता कहने की जो शुरुआत हुई थी, अब ईडी को लेकर इसी तरह जिस तरह से ईडी ईडी की सीबीआई कार्रवाई इनकम लगातार टैक्स हो रही तीनों है, पे लग रहे हैं। अब तो ईडी सब सब सीबीआई और सब इनकम उसी टैक्स में। तीनों पे लग रहे हैं। जी, गोविंद चतुर्वेदी जी, जब इस तरह की कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले होती है, राजीव जी ने जो सवाल उठाया वो तो एक अपने आप में बहस का विषय है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उस पर बहस होनी चाहिए कि आचार संहिता जब लग जाती है किसी राज्य में तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जो एजेंसीज है उनको भी इसका पालन करना चाहिए। आपके पास बहुत समय होता है कि आप जो तमाम आपके निगाहें हैं वो बनाए रखिए किसी भी राज्य और किसी भी व्यक्ति पर। बहरहाल मुद्दा ये है कि इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों को जो निशाना बनाया गया है, गोविंद चतुर्वेदी जी, चुनाव पर क्योंकि लिस्ट आनी है, तय करना है कि किसका नाम यहाँ पर कौन से विधानसभा क्षेत्र से लाया जाए, लिस्ट के फाइनल नाम तय होने हैं और उससे पहले कितना मनोबल, कितना मानसिक जो है कहीं ना कहीं डाइवर्जन इस पूरी प्रक्रिया से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। अपना ऑडियो ऑन करिए सर। सर आपका ऑडियो ऑन नहीं हुआ।
गोविंद चतुर्वेदी जी अपना ऑडियो ऑन करते हैं। तब तक अवनीश टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब हुआ? प्लीज हमें। हाँ गोविंद जी प्लीज अब हुआ? बोलें। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार सर। सारे साथियों को नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा इशू चर्चा का है, और जो चेतन जी को जो कहना चाहिए, जितना मैंने सुना, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, पर चेतन जी को जो कहना चाहिए चेतन जी ने वही कहा, और वही उनको कहना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी सारी बातें हुई हैं, वो सारी बातें सब शायद सर्वानुमति के जैसी हैं सारे साथियों की, कि जो भी काम हो वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और नंबर एक, इस समय पर करना तो शायद बिल्कुल ही वाजिब नहीं लगता। जो राजीव जी ने कहा कि भाई अगर कोई ऐसे में करना बहुत जरूरी हो कि कोई तथ्य से छेड़छाड़ हो जाए या और कोई चीज हो, तथ्यों से छेड़छाड़ होने के लिए ये मामला जो आपने शुरू में कहा था बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। अगर 1-1.5 साल में तथ्यों से छेड़खानी होनी है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेसिक ये है कि इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं था। और जो आपने जहां मेरे लिए शुरू किया, जब आचार संहिता लग गई, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और इन जांच एजेंसियों को और चुनाव आयोग को, दोनों को ही इस पर गौर करना चाहिए कि आचार संहिता के लगने के बाद क्या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिनसे किसी एक राजनीतिक दल को फायदा होता हो या किसी एक राजनीतिक दल को नुकसान होने की आशंका हो। इस छापे में बहुत साफ दिखता है कि एक राजनीतिक दल को, भाजपा को फायदा होने का हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान होगा नहीं होगा ये बात की बात है। जो अभी जिस तरह का माहौल सुरेश जी बता रहे हैं और जो दिख रहा है कि कांग्रेस, और अभी आपने जो जिक्र किया 2 दिन पहले सीएम की दिल्ली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सीएम इससे पहले भी लगातार ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ ईडी से भी होगा, सीबीआई से भी होगा, आईडी से भी होगा। तो बेसिक ये है कि इन चीजों में कोई, जो सहानुभूति की आपने बात की, जो राजीव जी ने कहा, मैं उससे पूरा सहमत हूं कि सहानुभूति भी मिल सकती है इससे। कह रहे यार ये चुनाव के, और आज वोटर जो है वो बहुत समझदार है मीना जी, वो इतना समझदार है कि वो जानता है कि किस समय क्या एक्शन क्यों हो रहा है। तो उन चीजों के दूसरी तरफ के रिएक्शन भी होते हैं जो हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये कार्रवाई इस समय बिल्कुल भी वांछित नहीं लगती। नंबर एक, क्योंकि बहुत कोई नुकसान फायदा इससे हो नहीं रहा। नंबर दो, जो राजीव जी ने कहा, पारदर्शिता पूरी रहनी चाहिए। और तीसरा, भ्रष्टाचार के सफाई का है, तो भ्रष्टाचार के सफाई वाले पर, भ्रष्टाचार के सफाई वाले पर मीना जी कोई भी असहमत नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, हर राजनेता कहता है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार को, अगर गोविंद सिंह जी डोटासरा की बात करें, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात करें, तो सब लोगों ने, और सब लोग लगातार कहते हैं। अब जो रिवर्स आती है स्थिति, जहां मैं आपको या सारे साथियों का ध्यान आकर्षित करता हूं कि भाई लॉजिकल कंक्लूजन तक इन चीजों को पहुंचाना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन तक जब चीजें नहीं पहुंचती हैं तो फिर लोगों में शक शुबा का माहौल बनता है। आप याद करिए, बंगाल में शारदा घोटाला हुआ, नारदा स्टिंग ऑपरेशन हो गया, शुभेंदु अधिकारी उसमें आए, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का भी उसमें नाम आया। इधर महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो नारायण राणे थे, जो किसी समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके खिलाफ किरीट सोमैया ने कई आरोप लगाए। तो इस तरह के जब आरोप लगे, और आरोप लगने के बाद वहां कार्रवाई नहीं हुई, हिमंता बिस्वा शर्मा आज चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं बीजेपी में आकर के, नारायण राणे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सेंट्रल में मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो ऐसे आरोपों को जब तक लॉजिकल, अब किसी को पता नहीं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में थे, वो सबसे पहले एक्यूज थे उस घोटाले में, उनका कहीं कोई नाम नहीं आया। तो इस तरह से इन चीजों को जो छापे पड़े उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए बिना, फिर ये गुंजाइश पूरी रहती है कि आप पॉलिटिकल एजेंडा पर काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, जिस तरफ इशारा यहाँ पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने किया है, और वो आज का सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, लंबे उदाहरणों को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर तक की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है। बात यह है कि एक तो जांच एजेंसी ट्रांसपेरेंसी से कितना काम करती है,
और दूसरा ये कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह से सब लोगों का कहना है कि आज चुनाव के इस मुहाने पर आकर इस तरह की कार्रवाई से ये संदेश जाता है कि आप कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कांग्रेस पार्टी को संवेदना की लहर मिलती है जनता की, तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित कहीं बाजी उल्टी तो नहीं हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों की बात से सहमत हूं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं सहमत हूं और वास्तव में होनी चाहिए, होती है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कब उजागर करनी है, ये जांच एजेंसी तय करती है कि किस समय किस बात को रखना है, और समय समय पर कोई भी जांच एजेंसी हो अपने तथ्य रखती है तो रखना भी चाहिए। मैं सहमत हूं सब मित्रों की बात से। अब आता हूं मैं आगे। बड़ा और छोटा, कानून के सामने कोई शब्द नहीं होता है। कानून के सामने हर व्यक्ति कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। कभी ये नहीं देखा जाता कि एक्स के लिए अलग कानून है और वाई के लिए अलग कानून है, तो इस बात में कोई दम नहीं है कि बड़े लोगों पे कार्रवाई होगी या किसी राजनीतिक दल पे कार्रवाई होगी। जहां तथ्य पाए जाएंगे, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं, चाहे मैं कोई भी हो, बोले कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, चुनाव का इस सिस्टम से कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं होता है। चुनाव अपनी जगह है और जांच एजेंसियों को जो तथ्य मिलते हैं उसके ऊपर किस समय कार्रवाई करनी है, ये कोई राजनीतिक पार्टी तय थोड़ी करती है। ये तो जांच एजेंसी तय करती है कि कब कार्रवाई होनी है, किस समय होनी है, किसके ऊपर होनी है। क्योंकि बिना तथ्यों को लाए, बिना तथ्यों को जाने, आपके घर ईडी नहीं आई, मेरे घर ईडी नहीं आई, मित्रों के घर नहीं आई। पहले क्यों नहीं आई, अब क्यों आई है? इस बात का जवाब यह है कि बार बार जब भी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो हमारे कांग्रेस के मित्र एक प्रश्न जरूर उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस के मित्र ये नहीं बताते हैं कि राजस्थान के अंदर जब जब ईडी ने कार्रवाई की है कि कुछ मिला या नहीं मिला। मिला है तो कुछ न कुछ मिला है ईडी को और कार्रवाई की है, नहीं मिले तो बोलना चाहिए नहीं मिला कुछ भी। जब मिलता है तब ईडी की कार्रवाई को सही क्यों नहीं कहते? उनको स्वागत करना चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो डर काहे का? कोई डर होना ही नहीं चाहिए। मासूमियत है, कितनी मासूमियत है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपकी बात में। कांग्रेस पार्टी को प्यार हो जाना चाहिए आपसे। इतनी मासूमियत के साथ आप बोल रहे हैं कि जांच एजेंसी जो है उनका राजनीतिक आकाओं से और राजनीतिक दलों से दरअसल कोई वास्ता है ही नहीं। कितनी अच्छी व्यवस्था, कोई लेना देना नहीं, कितनी अच्छी कोई लेना देना नहीं। ऐसा होता। बहरहाल, मैं सुरेश चौधरी जी आपके पास आऊं उससे पहले आज मुख्यमंत्री ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने और गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, एक एक करके हम तीनों को सुनते हैं। उसके बाद सुरेश चौधरी जी आपके पास आएंगे। कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर। कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने? हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना ली वहां पर। यहाँ दाल करी नहीं उनकी, इसलिए जानबूझ के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। वो अपना काम आराम से कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। सुरेश चौधरी जी बैकफुट पर बता रहे हैं गजेंद्र सिंह सरकार को। हीना जी, गजेंद्र सिंह जी की तो खुद की चल रही है।
पहले उस आप वाले खुद की जो घोटाला है उसका तो आज तक जवाब दिया नहीं। आज तक तो एजेंसी को इन्होंने अपना वॉइस सैंपल दिया नहीं, तो इनके बारे में बात करने से कोई फायदा है नहीं। और चेतन जी तो आज ऐसे बोल रहे थे जैसे अभी अभी गंगा स्नान करके और गंगा घाट से सीधे आ रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार ने जेल में पेपर लीक करने वालों के लिए को जेल में डालने का काम केवल राजस्थान सरकार ने किया है। इनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, वहां भी पेपर लीक हुए हैं। इन्होंने क्या काम किया इनको सब पता है। उसके बाद में गोविंद जी, चतुर्वेदी जी, भाई साहब ने सब नाम गिनाए, लेकिन एक अजीत पवार का नाम नहीं गिनाया, जो भी इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के थोड़ा सा क्लीन हो गया। जिस एजेंसी को जो लोग आज हमारे लिए ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, कल इनकी पार्टी में शामिल होता है, उसके बाद में ये उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये भी हो, मैं कह रहा हूं कि ये ईडी की जब 1.5 साल 2 साल से कार्रवाई चल रही है, एजेंसियां यही हैं, सब राजीव जी हो, चाहे राजीव तिवारी जी हो, चाहे गोविंद जी हो, सब इनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इन्होंने अपने निष्पक्ष राय रखी है और उस निष्पक्ष राय का तीनों का रिजल्ट ये आया कि ये समय उचित नहीं है। इसलिए ये चेतन जी खुश हो लें, गजेंद्र सिंह जी खुश हो लें, माननीय प्रधानमंत्री जी खुश हो लें, रणनीतिकार गृह मंत्री जी देश के खुश हो लें, निर्णय राजस्थान की जनता को करना है, ईडी को नहीं करना। आप ईडी को ला सकते हैं, सीबीआई को ला सकते हैं, छापे डलवा सकते हैं, डिमोरलाइज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को मार नहीं सकते। अगर ये अहंकार आपका नहीं होता, रावण में अहंकार था ना, उसका अंत हुआ ना, तो ये रावण रूपी अहंकार, दशहरा गया था, अभी थोड़ी बहुत तो आप भगवा कपड़े पहनते हो, भगवा वस्त्र गले में डालते हो, थोड़ा बहुत तो रहम कर लेते, उस वस्त्र का ही गले में था, उस पर ही रहम कर लेते। ये अहंकार जो आपको नफरत है, बीच में नहीं, मैं आपकी सुनी बात सुना, नहीं मैं आपके कपड़ों में नहीं कहा, मैं बीच में नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसा आपका आचरण है, मैं कह रहा हूं कि एजेंसी निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहनी चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। अगर हमारे किसी भी नेता ने, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने या किसी भी व्यक्ति ने अगर ये ऐसा काम किया है कि जो कानून संगत गलत है, वो करना चाहिए। आज वैभव जी का आप मनी लॉन्ड्रिंग का आज ही कैसे लाए भाई? ये केस अगर है तो कब का है, किया है तो कब किया है? तो ये समय, जब अब चुनाव का समय आया, हमारे गोपनीय दस्तावेज, किस नेता को हमें टिकट देनी है, उसके महत्वपूर्ण पार्ट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उसके यहाँ छापा डालना, उन कागजों को लेना, उसमें से इनको ये भी देखना ये टिकट किसको देने जा रहे हैं। तो इसलिए राजस्थान के जनता इनके अत्याचार के, इनके अहंकार को, इनके अन्याय को, ये स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग, ये सब राजस्थान की जनता देख रही है। हम राजस्थान की जनता के हित में खड़े रहेंगे। राजस्थान की जनता को निर्णय करना है कि ये जो कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये समय उचित है तो हमारे खिलाफ वोट दे देंगे। अगर वो स्वीकार करेंगे कि इनके साथ अन्याय हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, तो जैसे कर्नाटक में बता दिया, जैसे हिमाचल प्रदेश में बता दिया, और इन्होंने सरकार गिरा के देख ली। अब इनके मीना जी समझ में नहीं आ रही है, नहीं ये छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, नहीं ये मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, ये कहीं नहीं आ रहे हैं, न राजस्थान में आ रहे हैं, तो इनकी तड़फड़ाहट है, परेशान है। तो इनके ये जो परेशानी है वो राज की है। तो भाई आपके कर्म आपको लेके जाएंगे, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। सुरेश जी, आपको लगता है एक जो आप बता मीना जी मेरे को जवाब, मीना जी मेरे को जवाब देने दीजिए। एक लाइन का जवाब, एक लाइन का मीना जी ईडी नहीं है, मीना जी ईडी नहीं है कि आप डंडे से मिलेंगी। मीना जी तो करना है,
जवाब सुनना नहीं है, मीना जी जवाब ईडी सुनना नहीं नहीं है, तुम्हारे से डर जवाब जाएंगे। सुनना नहीं है। और मीना जी हाँ, नहीं, मीना नहीं, जी नहीं, 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 मीना नहीं, जी मीना जी आप वाला मेरे को डरा रहे हैं, मीना जी वाला चैनल अदानी अंबानी का भी नहीं है। मीना जी आप वाला मेरे को चैनल डरा रहे हैं। अदानी अंबानी का भी नहीं है, इसलिए आप मेरे को डरा रहे हैं, सुरेश जी प्लीज, आप मेरे को डरा रहे हैं, आप मेरे को डरा रहे हैं, सुरेश जी आप मेरे को डरा रहे हैं, मेरे को डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे। मैं तो आपको आप मेरे को इंसानियत डरा के रहे हैं, नाते मेरे को साक्षात डरा। कर रहे हो कि सुनना अब सीखो, अब सुनना अब सीखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप बोल एक रहे मिनट थे और डॉक्टर चेतन सुन रहे थे। अब आप प्लीज सुनिए, आप सुनिए क्या बोल रहे हैं मैं डॉक्टर मैं चेतन। मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले सचिन पायलट जी थे, जिन्होंने अजमेर से जयपुर से जन संघर्ष यात्रा निकाली थी और उन्होंने कहा था, हाँ विषय पर ही हूँ, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार। विषय पे रहेंगे भी आप, विषय पे उसमें नहीं बोलेंगे, सुनेंगे उसमें नहीं बोलेंगे, बोले ना बीच में, बोले ना, अगर आप चुप नहीं रहेंगे सुरेश जी। दूसरी बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला वो ठीक लगा मेरे को। उन्होंने कहा कार्रवाई करनी चाहिए, कर रही है, कोई आपत्ति नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं। यही भाषा अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बोले तो राजस्थान की जनता समझेगी कि इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई हो रही। अरे ये तो उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिनको सीबीआई को तोता किसके राज में कहा था माननीय न्यायालय ने। आप क्यों, आपको तो बोलने का हक ही नहीं है, आपको बोलने का हक इसलिए नहीं, बोलने का तोता कहा था, इसीलिए तो बीजेपी को सत्ता दी इस देश की जनता ने। इसलिए उस और इसीलिए बीजेपी का वर्तमान की बात करिए। वर्तमान ये हाँ, है कि आज वर्तमान में रहा हूँ, ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनावी मौके पर, चुनावी वक्त पर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, और यहाँ पर सुरेश चौधरी जी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष की यहाँ पर सवाल बहुत सारी जरूरी पार्टी के सवाल कांग्रेस उठा रही है, सवाल कांग्रेस उठा रही है, राजस्थान का आम नागरिक नहीं उठा रहा है, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कह रहा था जीरो टॉलरेंस है। आम नागरिक हाँ तय करेगा, ये सहमत हूँ। वो राज्य के मुख्यमंत्री को भी सुन रहा है जब वो आम आदमी को ये बता रहे हैं कि एक एक करके बीजेपी ने कैसे किन किन राज्यों में सरकारें गिराई और हमारी सरकार गिराने का भी प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली, उसका बदला ले रहे हैं राजीव जैन जी। प्रयास सचिन पायलट जी ने किया, बीजेपी ने नहीं किया, सचिन पायलट जी ने प्रयास किया, हमने नहीं किया। राजपुर रोहित प्लीज, ठीक अब मैं राजीव जैन जी के पास जा रही हूँ। राजीव जैन जी, मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है, जनता राजस्थान की इस बात को सुन भी रही है। जनता को ये तय करना है कि वो मुख्यमंत्री की इस बात को सुने या गजेंद्र सिंह शेखावत की इस बात को सुने कि भ्रष्टाचार के नाम पर नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। देखिए मीना जी, जैसा आपने कहा, ये पूरा एक राजनीतिक माहौल है। इसमें मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात कही, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी बात कही, तो वो उन्होंने अपने अपने नजरिए से बात की कि केंद्र के अधीन आने वाली एजेंसी ने आज राज्य के कांग्रेस के नेता पर कार्रवाई की। और दूसरी तरफ एक गजेंद्र सिंह भी कहीं ना कहीं एक किसी मामले में, जो संजीवनी क्रेडिट घोटाला मामला है, उसमें आरोपी हैं, तो उनका भी एक जवाबदारी, उन्होंने भी अपनी बात कही। ठीक है, दोनों अपनी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री तो काफी समय पहले से ही कहते आ रहे थे कि देखो जैसे जैसे चुनाव आएंगे ईडी की कार्रवाई यहाँ तेज होगी, और कार्रवाई तेज होगी। ईडी ने राजनेताओं के खिलाफ, जो विपक्षी दल है भाजपा का, कांग्रेस, उसके राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई का एक मुहिम सी चली हुई है। क्योंकि पिछले दिनों कोई महीने 2 महीने पहले जो राज्य के एक राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनके यहाँ भी छापेमारी की। उससे पहले जल जीवन मिशन को लेकर कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जो राज्य में एक कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत ताकतवर मंत्री महेश ज्योति, उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की। और उसके बाद आज ये पेपर लीक मामले पर प्रदेश अध्यक्ष पर सीधी कार्रवाई की गई, उनके यहाँ छापे डाले गए, उनसे पूछताछ भी हुई, उनसे जानकारियां भी जुटाई होगी एजेंसी ने। और डोटासरा ने साफ कहा कि मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। तो एजेंसियों को सहयोग तो करना ही चाहिए जब वो कार्रवाई करती है। लेकिन जो अभी पूर्व में भी कई वक्ताओं ने कहा कि जो मौका कौन सा है, एक चुनावी समर शुरू हो चुका है, राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त है, ऐसे समय में उनके नेताओं पर कार्रवाई करना, खासकर जो विरोधी दल के नेताओं पर कार्रवाई होना सीधे तौर पे, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एजेंसी को कटघरे में खड़ा करता है। एजेंसियों की अपनी प्रतिष्ठा होती है और उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना एजेंसी की जिम्मेदारी है।
एजेंसी ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो शाम को उसके ट्विटर हैंडल पे वो अपनी कार्रवाई का जिक्र कर देती है, लेकिन अभी तक ईडी की इस कार्रवाई का कहीं ट्विटर पे ईडी के आया नहीं है कि उसने क्या बरामद किया, क्या पूछताछ की, क्या सामग्री सीज की। तो निश्चित रूप से जो भी कागजात दस्तावेज जो भी होते हैं वो सीज करती है या उसके आधार पर आगे कार्रवाई करती है। उन्होंने अपनी जानकारी में क्या बताया, ईडी किस सबूत के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पहुंची, तो ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री का जो तर्क है, गजेंद्र सिंह शेखावत का तर्क है, जनता ने दोनों को सुना है, वो अपना फैसला देगी और वो फैसला हमारे सामने 3 दिसंबर को आ ही जाएगा, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन कार्रवाई होना भ्रष्टाचार के, जैसे सुरेश जी भी बता रहे थे कि कार्रवाई बहुत जरूरी है, होनी चाहिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन एक समय रहते हुए हो या इतने लंबे गैप के बाद हो या किस तरीके से हो। आज एक नई जो उसमें ओम प्रकाश उबला जो कि एमएलए एम हुआ था, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, उनके यहाँ भी छापेमारी की। उनके एक जो सहयोगी हैं जयपुर में है, उनके यहाँ काफी बड़ी नगद सामग्री भी मिली है, जो मेरी जानकारी है, अभी पुख्ता नहीं हुई, लेकिन जो सूचनाएं आई हैं उस हिसाब से कुछ लाख करोड़ जो भी रुपए होते हैं उससे नगद सामग्री भी मिली है रुपए। लेकिन ये सब कार्रवाई ऐसे मौके पे हो रही है जब चुनावी बेला चल रही है, पूरी तरह वो कटघरे में एजेंसियां खड़ी होती हैं, उनको अपने मतलब सफाई तो देनी ही पड़ेगी कि या उन्होंने क्या बिल्कुल पुख्ता सबूत उनको देने होंगे। यदि भ्रष्ट है तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मीना जी जी तो राजनीतिक दलों की एक कहावत है ना कि चमड़ी बहुत मोटी होती है। तो राजीव तिवारी जी, सवाल ये भी है, राजीव तिवारी जी, जब मुख्यमंत्री के बेटे पर हमला हो रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री का सीधा देश के प्रधानमंत्री से है, तो ऐसे में राजीव तिवारी जी कॉन्फिडेंस, मोराल जो है उस पर कितना असर आप देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक परिपक्व होते हैं, फुली मैच्योर्ड होते हैं, 30-40 साल से राजनीति में होते हैं, वो ऐसी कार्रवाइयों से भी अपने पक्ष में माहौल बनाने का रास्ता निकाल लेते हैं। यही उनके अच्छे राजनीतिज्ञ होने की एक पहचान भी होती है, उनकी एक क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिटी भी होती है। लेकिन मेरा इतना सा कहना है कि जब आप कांग्रेस या विपक्षी दल के किसी भी नेता पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो आपके जो सत्ता पक्ष है केंद्र में, उनके भी कई नेताओं पर प्रदेश में आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के। जो सचिन पायलट ने यात्रा निकाली थी, जिस भ्रष्टाचार की यात्रा की के खिलाफ कार्रवाई की, वो भी शायद मेरे ख्याल में उन्होंने प्रतिपक्ष जो राजस्थान में है उसी के किसी नेता के खिलाफ निकाली। तो ईडी को चाहिए कि वो सम कार्रवाई करे, उधर भी 2-4 नेताओं के उधर भी तो तलाशी करे, छापामारी करे, भाई हाँ आपके खिलाफ भी आरोप है, आपके खिलाफ भी ये है, आपके यहाँ भी हम सर्च करते हैं क्या निकला क्या नहीं निकला, और जो सारी चीज हो उसको दूध का दूध पानी का पानी करे, वो उसको तय समय में चार्जशीट पेश करे। जो भी आरोप पत्र में क्या क्या आरोप उनको क्या सबूत मिले, क्या उनके घोटाले के कागजात मिले, क्या नहीं मिले, उसको वो जी। राजीव तिवारी जी इंटरनेट के इश्यू से जूझ रहे हैं। गोविंद चतुर्वेदी जी आपके पास आ रही, जिस तरह से सुरेश चौधरी जी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पास बहुत सारे पार्टी के पेपर्स हैं। आप लोग प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, बाकी लोग, मैं गोविंद चतुर्वेदी जी के पास आ रहे हैं। तो गोविंद जी, इस तरह की कार्यवाही से जो भी जानकारी जुटाने का आरोप जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ईडी के जरिए कांग्रेस के कौन से कैंडिडेट कहाँ इकट्ठे, कहाँ मार्केट, मतलब कौन से विधानसभा क्षेत्र से खड़े किए जाएंगे, इस तरह की जानकारी जुटाकर बीजेपी कोई बहुत बड़ा फायदा अपना कर पाएगी? हाँ, नहीं, मेरे अंदाज से बहुत बड़े इसमें कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती। कि ये ठीक है कि इसके जरिए जो भी कुछ उनके पास जो दफ्तर में रखी हैं चीजें, सुरेश जी जो कह रहे थे, वो सब चीजें होती हैं, और उन सब चीजों से एक सीमा तक ही कोई फायदा हो सकता है। अदरवाइज राजनीतिक दल अपने आप में इतने ताकतवर होते हैं कि वो इन चीजों से तो पार पा लेते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा
नुकसान ऐसा हो जाए वो मुझे कम लगता है। लेकिन मैं जो राजीव जी ने पॉइंट उठाया मैं उसको सपोर्ट करता हूँ ऐसी बहस में कि भाई दूसरी तरफ भी तो हैं लोग ऐसे जिनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। मान लीजिए आज ही मुख्यमंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान की जो एसओजी है उसने 6 चिट्ठियां लिखी हैं संजीवनी मामले को लेने के लिए ईडी को, कि ईडी संजीवनी मामले की जांच करे। पर वो 6 चिट्ठियां एसओजी की, और इस एसओजी की चिट्ठी के जरिए मीना जी एक और इश्यू जो हमको ध्यान में रखना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट का है कि एक संघवाद जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं और दूसरा संघीय एजेंसियां। अब राजस्थान की अगर पुलिस है, आपको ध्यान होगा बहुत साल पहले सारे सारथी जितने भी बैठे हैं इस बहस में सब अनुभवी हैं लंबे टाइम से, तो हम जानते हैं कि किसी एक मौके पर कभी डिमांड होती थी कि सीबीआई की जांच हो जाए। ईडी और इनकी जांच तो बहुत कम होती थी और जो होती थी वो बिल्कुल सॉलिड प्रूफ होती थी, क्योंकि इन सारी एजेंसियों में जो लोग हैं जितने भी अफसर हैं काम करने वाले वो भी तो एक चयन प्रक्रिया से चुन करके आते हैं। राजस्थान पुलिस के लोग भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी उतने कॉम्पिटेंट हैं, या किसी भी राज्य की पुलिस के आदमी जो इस तरह की एजेंसी जब हर राज्य में बनी हुई है तो उनके ऊपर भी भरोसा मतलब भारत सरकार को या केंद्रीय एजेंसियों को करना चाहिए। ऐसे मौके पर अगर वो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए वो जब जांच करती हैं तो फिर उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा जो एक ढांचा बना हुआ है वो ढांचा खराब ना। अब अभी मैंने पिछली बार जब आपने मौका दिया बोला मैं किरीट सोमैया का, किरीट सोमैया पिछले 20 साल में कितने नेताओं पर कितने आरोप लगा चुके और आज उनके खुद के ऊपर कितने आरोप लगे हैं, कुछ नहीं हुआ। जिन हेमंता की हम बात कर रहे थे उनके ऊपर अभी असेंबली के पिछले सेशन में आरोप लगे, खुलकर के आरोप लगाए, आरोप लगाने वालों पर उनके और उनके परिवार के लोगों पर लगे आरोप, कुछ नहीं हुआ। तो बेसिक यही है कि जो बार बार बात आ रही है चर्चा में कि मौका ट्रांसपेरेंसी जो राजीव जी ने कहा कि कोई भी एजेंसी चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो या और दूसरी एजेंसियां हो, ये कभी भी बाहर आके बताती नहीं है खुद अपने मुंह से कि ये हमने एक्शन किया और ये सीजर किया। ये जर्नलिस्ट के अपने ऊपर होता है, उसके अपने रिलेशन होते हैं, बेचारा वो भागा दौड़ी करके और उसको खबर करनी है, वो आकर के अपने जो कान में वो चिड़िया कह जाती है वो उसकी खबर बनती है। जी जी डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, सभी वरिष्ठ पत्रकार जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस प्रदेश की और देश की जनता जो सुन रही है वो बीजेपी से और आपसे ये समझना चाहती है कि क्यों सिर्फ एक राजनीतिक दल के लोगों पर लगे आरोपों की ही जांच हो रही है, दूसरी तरफ भी जो आरोप लगे हैं क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिना विषय को भटकाए संक्षेप में सीधा जवाब दीजिएगा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। बिल्कुल बिल्कुल सीधा देता हूं। हमारे सभी मित्रों ने नाम लिए, महाराष्ट्र के लिए, बंगाल के लिए, असम के लिए। आपको मीना जी एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी नेता जब शामिल होता है उनके ऊपर प्रीवियस ईयर में जो मुकदमे चल रहे हैं या जो जांचें चल रही है, कानून के दायरे में जो काम हो रहे हैं, क्या कोई भी राजनीति उसको वापस ले सकता है? क्या कानून के न्यायालय के मामले में कोई भी राजनीतिक दल हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जांचें एज इट इज चलती रहती है और समय समय पर उनके परिणाम भी सामने आते रहते हैं। ये तो नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमारे सभी मित्रों ने एक बात कही कि ईडी की कार्रवाई केवल कांग्रेस पे ही क्यों हो रही है। अब मीना जी एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, विपक्ष है, हम लोग कहते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के खुद के मंत्री ये कहते हैं, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्या गलत है? अगर भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए तो जो लिंक मिलते हैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसियों को, जो लिंक मिलती है, कड़ी से कड़ी मिलती है, वो कड़ी चलते चलते जब एक स्थान पर पहुंचती है तब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये समय नहीं है, ये व्यक्ति बड़ा है, ये व्यक्ति छोटा है, ये राजनीतिक दल में बड़े पद पर काम करता है। ऐसा नहीं होता है। भ्रष्टाचार से किसी के खिलाफ हो, मैं बार बार कहता हूं, किसी के भी खिलाफ हो, और मैं तो कहता हूं स्वागत करना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। अगर सही है, सारे लोग दूध के धुले हैं तो नीट एंड क्लीन बनके जनता के सामने जाएंगे, जनता की सहानुभूति भी मिलेगी।
क्यों नहीं स्वागत सहानुभूति किया जा रहा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित की एसओजी 10 बार कोई बात केंद्रीय एजेंसी को कहती है, केंद्र सरकार को कहती है, क्यों नहीं विचार किया जा रहा उस पर फिर? हाँ, इस पे आता हूं मैं, इस पे आता हूं। पहली बात है, वो 6 पत्र आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को दिखाए नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है तो मैं तो इस बात को कहता हूं कि कोई भी हो, अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम कब कहते हैं नहीं होनी चाहिए? हम तो खुद कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले में चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, एक्शन होना चाहिए और एक्शन हो भी रहा है। लेकिन दुख तब होता है जब किसी को बड़ा बना दिया जाता है, किसी को छोटा बना दिया। लेकिन ये एक बात लास्ट में अंतिम बात कहूंगा, ये राजस्थान की जनता पे छोड़ देना चाहिए कि अगर नेता सही है, अगर नेता ने काम गलत नहीं किया है तो राजस्थान की जनता फैसला करेगी, राजस्थान के युवा फैसला करेंगे और आपको मतदान करेंगे और आप भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कैसे विषय को पूरी तरह से भ्रमित मतलब डाइवर्ट किया जा सकता है, ये आपके अनुभव से सीखा जा सकता है। आपसे नहीं ऐसी आप ये बता रहे हैं कि जनता को छोड़ देना चाहिए, जनता तो तय करेगी ही। अब मुद्दा ये है कि जनता को कौन कितना बेवकूफ बना सकता है और जनता कितनी समझदारी अपनी दिखा सकती है। सुरेश चौधरी जी, जब यहाँ पर डॉक्टर चेतन राजपुरोहित कहते हैं कि एसओजी की चिट्ठी की हमें जानकारी नहीं है, तब जनता के मन में एक सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने बार बार समय मांगा और मुझे समय दिया नहीं गया। जब समय मांगा था तब ये बात नहीं कही, मुख्यमंत्री ने भी ये बात तब कही जब चुनाव एकदम मुहाने पर है। नहीं मीना जी, मुख्यमंत्री जी 12 महीने से ये बात कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी सोनिया जी पे और पूरे देश में इन्होंने माहौल बनाया है ईडी का, तब से मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र एजेंसियों से समय मांग रहा हूं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, समय नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी आज नहीं कह रहे हैं, कोई 1 महीने पहले नहीं कह रहे हैं, 2 महीने पहले नहीं कह, 12 महीने 1.5 साल से कह रहे हैं। एक बात। दूसरा, चेतन जी ने सारी बात कही, लेकिन संजीवनी घोटाला इनको याद नहीं आ रहा। एसओजी कार्रवाई करती है, वो जायज नहीं है। ईडी कार्रवाई करती है, भाई एसओजी भी तो संस्था है, वो भी तो सरकारी एजेंसी है। उसको वॉइस सैंपल लेने दे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो मिलते नहीं, जोधपुर आते हैं वहां जाते हैं तो मिलते नहीं। सुरेश जी, उन्हीं बातों को वापस नहीं दोहराना। राजीव नहीं, मैं वापस नहीं दोहरा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एजेंसी के ऊपर ये जो एजेंसियों को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। ये अगर पार्टी और ये दुर्भाग्य, राजीव तिवारी जी, राज्य के स्तर पर राज्य की सरकार और केंद्र के स्तर पर केंद्र की सरकार समान रूप से कर रही है। ऑडियो ऑन करिए राजीव जी। गोविंद चतुर्वेदी जी, ये वही सेम सवाल मैं आपसे दोहरा रही हूं। राजीव जी जुड़ गए। हाँ राजीव जी बोले राजीव। तो ये अपनी अपनी मजबूरियां सरकारों की होती है, जिसकी वजह से मैं चेतन राजपुरोहित जी की एक बात पर थोड़ा सा कहूंगा। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वो 6 पेपर चिट्ठियां दिखाई क्यों नहीं जो एसओजी ने भेजी थी। अभी ये थोड़ी देर पहले कहते थे कि एजेंसियां होती है स्वतंत्र, सरकारों का उन पर कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों दिखाएंगे उनकी चिट्ठियां? भाई ये तो एजेंसी को एजेंसी से मांगनी चाहिए, ईडी को एसओजी से पूछना चाहिए कि भाई आपने कौन सी चिट्ठियां भेजी, बताओ उनको। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इसके आधार पर आपने ये बात कही, मैं मान रहा हूं आपकी बात, ऐसा नहीं है आप सवाल उठा रहे हो तो, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि आज ईडी किसके अंतर्गत काम करती है। ईडी में डायरेक्टर, एसपी या जो भी आईजी हैं उनको नियुक्त कौन करता है? चेतन जी, केंद्र सरकार करती है ना? बिल्कुल करती है। राजस्थान में एसओजी में जो भी एसपी, आईजी या डीआईजी या जो भी कमिश्नर लगाते हैं वो राज्य सरकार लगाती है, तो उस पर उसका कुछ तो नियंत्रण होगा ना।
तो वो तो यही कहीं ना कहीं उनके दबाव में आप बताइए, आज आपको प्रवक्ता बना रखा है, आप पार्टी की बात करेंगे ना, अगर आप पार्टी से इधर बात करेंगे तो आपको दूसरे प्रवक्ता को लगा दिया जाएगा, लगाएंगे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं जो अपन सब समझते हैं इन बातों को, और उसके बाद अपन उसमें बचाव करने की कोशिश करें तो ये ठीक नहीं होता। जब हम पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम जब इस तरीके की बात करते हैं आपस में तो ये तथ्यात्मक बात करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बात, अभी अजीत पवार की बात कर रहे थे चौधरी साहब, गोविंद जी ने भी कही, बंगाल और हेमंत बिस्वा असम वाले, इन सब की बात करी। तो मैं कह रहा हूं कि 2 दिन पहले सार्वजनिक सभा में जिस नेता पर 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है, 2 दिन बाद वो उप मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? और 2 दिन में ही क्या उसको क्लीन चिट मिल गई सारी एजेंसियों से, जबकि वो तो कानूनी रूप से भी उनको सजा दी हुई थी, वो जेल भी जाके आए हुए थे। तो ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो जाती है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रभाव तो रहता है ना। बिना प्रभाव के, अगर हम कहते हैं ईश्वर ने पूरी पृथ्वी की संरचना की है, सबको बनाया है, सब कुछ किया है, तो वो कहीं एक तो पावर है ना जो करता है सब कुछ। ऐसे ही केंद्र में केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसियां उनके तहत होती हैं, वो उनकी जिसकी डोरी जहां रखनी होती है वो वहां उठा के उनको रख देते हैं। ऐसे ही राज्य सरकार भी करती हैं, जो उनके तहत विभाग आते हैं उनके साथ भी वो उसी तरीके से उनका इस्तेमाल या प्रयोग करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको समय, और वो जो हम पारदर्शिता की बात सभी लोग कर रहे हैं, तो मेरा शुरू से अंत तक यही कहना है कि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। अगर कोई सबूत है आपको जाहिर करना चाहिए। अगर कोई आपने कार्रवाई करी है, उसमें कुछ सीजर किया है, जैसे कैश पकड़ा जाता है तो हम उसकी तत्काल वो मशीन भी लगी हुई दिखा देते हैं, ढेरी भी बता देते हैं कि 75 लाख मिला, 10 करोड़ रुपए मिले। तो इसी तरह उससे संबंधित कोई चीजें मिले तो उसको भी जनता के सामने इस मौके पर जरूर रखना चाहिए, जबकि चुनाव सर पर हो और चुनाव की आचार संहिता लागू। तो आचार संहिता में ये सारी चीजें शामिल हैं कि अगर कोई कार्रवाई कहीं पे होती है तो उसके लिए ईडी ने क्या आचार संहिता की मंजूरी, वो क्या चुनाव आयोग की मंजूरी ली कि भाई हम आपके प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। आज आप एक कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना आचार संहिता लागू चुनाव आयोग से बात किए हुए। कलेक्टर तो कहे, क्लर्क को आप इधर से उधर नहीं बदल सकते, आपको बताना पड़ेगा चुनाव आयोग की मैंने इस आदमी को यहाँ से वहां क्यों लगाया है। तो ये सारी चीजें, यही पारदर्शिता की हम सभी लोग बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, मीना जी भी कर रहे हैं, और यहाँ हमारे जितने सहयोगी साथी बैठे हैं, सब वरिष्ठ साथी हैं, सब ये बात उठा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो भी एजेंसी है या जो भी सरकार है उसको देना चाहिए। तो आज की तारीख में कड़वी हकीकत ये भी है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर और केंद्र सरकार अपने स्तर पर जांच एजेंसीज का जैसे चाहे उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग वक्त दर वक्त करती है। लिहाजा संघीय व्यवस्था में अगर हम सुधारों की बात करें, चाहे वो चुनावों की सुधारों की बात हो, चाहे वो व्यवस्था में सुधार की बात हो, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है वो ये कि पारदर्शिता अगर लानी है तो केंद्र को भी उतना ही सोचना है जितना राज्यों को सोचना है। मुख्यमंत्री अपनी जांच एजेंसीज और प्रधानमंत्री अपनी जांच एजेंसीज का अगर दुर्भावना से प्रयोग करेंगे तो जनता को देर सवेर समझ में आएगा ही। बहरहाल न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।